हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में, जहाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझाया जाता है ताकि हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। तो ये चैप्टर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाओ, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहले चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद में आप ये वीडियो देख सकते हो, वरना ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन हमें बोलता है कि विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल, विशेषकर पर्वत और समुद्र तट की बात हो रही है, उसने मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया। मतलब कि यहाँ पर भूगोल की क्या इम्पोर्टेंस रही मराठों के लिए वो हमको बतानी है। और भूगोल में भी जो पर्वतों की बात हो रही है और समुद्र तट की बात हो रही है, इनका बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस रहता है मराठा सैन्य रणनीति में, मतलब युद्ध वगैरह में, और उनके राज्य निर्माण में, जो पूरा मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ उसमें किस तरीके से ये इम्पोर्टेंस रखती है, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको आंसर में लिखना किस तरीके से है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको सबसे पहले आप इंट्रो देना है आंसर में, ठीक है, 2 से 3 लाइन का इंट्रो छोटा सा, और उसके बाद में आपको मेन बॉडी लिखनी होगी जिसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर भूगोल से रिलेटेड मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को किस तरीके से निर्धारित किया है भूगोल ने, वो पूछा गया है, तो उसमें हम वो चीज़ डालेंगे, ठीक है। मेन आंसर हमारा यहीं पर रहेगा और लास्ट में हमें लिखना होगा कंक्लूजन। लेकिन याद रहे कि ये जो तीनों की तीनों हेडिंग्स हैं, इनको आपको नहीं लिखना है। मतलब कि आप अपने आंसर में इंट्रो करके हेडिंग नहीं डालोगे, मेन बॉडी करके हेडिंग नहीं डालोगे और ना ही कंक्लूजन करके हेडिंग डालोगे, ठीक है, डायरेक्टली लिखोगे। जैसे कि इस बार मैंने ये पीडीएफ इसी तरीके से बनाया है कि आपको मैंने डायरेक्टली जो है वो आंसर दिया है, ठीक है। तो जैसे पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट से थोड़ी सी जगह छोड़कर पैराग्राफ शुरू किया जाता है, और जब नया पैराग्राफ चेंज होता है तब भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर 2 के जब क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे तो ये बताया था। तो यहाँ पर मैं सेम चीज़ लेकर आई हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपना इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित जो मराठा साम्राज्य था वो भारतीय इतिहास का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये हमने बता दिया कि किसने इसको स्थापित किया और कब स्थापित किया, ये हमने बता दिया। अब इसकी सफलता के पीछे शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता थी, यानी कि दूर तक देखने की क्षमता, फ्यूचर तक की ये सोचकर चलते थे, और प्राकृतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो शिवाजी महाराज का भी यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है और प्राकृतिक परिस्थितियों का भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारी मेन बॉडी में जो लिखा जाएगा वो हेडिंग्स के साथ में हम लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग से क्या है ना, आंसर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, अच्छे से क्लियर होने लगता है उसमें। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो हमें बताना है पर्वतीय दुर्गों का महत्व क्या था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है, पर्वत की विशेषता पूछी गई है और समुद्र तट से रिलेटेड। तो पर्वत पर तो इन्होंने दुर्ग बनाए थे, है ना, तो इनका महत्व क्या है वो हमें बताना है। तो मराठों के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला थे, ठीक है, उनकी नींव थे मराठों के लिए, और शिवाजी ने अनेक दुर्गों पर नियंत्रण स्थापित किया तथा नए दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था, ये हमने चैप्टर में देखा था। जैसे कि यहाँ पर अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देंगे ताकि हमारा आंसर और अच्छा बने, ठीक है। तो उदाहरण के लिए प्रतापगढ़ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। प्रतापगढ़ की कहानी क्या थी कि यहाँ पर इसके फोर्ट के नीचे अफजल खान को मारा था छत्रपति शिवाजी ने, है ना। रामचंद्र पंत अमात्य ने आज्ञा पत्र में लिखा कि दुर्ग राज्य का आधार है, ये हमने इसका सोर्स दे दिया कि कहाँ पर ये बात बोली गई है। और उन्होंने ये भी बोला था कि औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शत्रु के लंबे आक्रमणों के बाद भी इन्हीं दुर्गों के कारण मराठा राज्य सुरक्षित रहा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन दुर्गों की देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सैन्य रणनीति में भूगोल की भूमिका क्या थी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है सैन्य रणनीति में। तो जो पर्वतीय भूभाग है उसने मराठों को गुरिल्ला युद्ध अपनाने में सहायता की, क्योंकि पहाड़ हैं, ठीक है, और आसपास में घने घने जंगल हैं, और इन जंगलों में जो है वो
जो मराठे थे, मराठे सैनिक जो थे वो छुपकर बैठे हुए रहते थे, तो जैसे दुश्मन अगर आता था तो उस पर अटैक कर सकते थे, फिर वापस से छुप सकते थे, सुरक्षित रह सकते थे। तो यही चीज़ गुरिल्ला युद्ध है। ठीक है, छोटे छोटे दल अचानक आक्रमण करके सुरक्षित स्थानों पर लौट जाते थे। तो ये भूगोल की वजह से ही हो पा रहा था। अब नॉर्मल सिंपल प्लेन मैदान होता ना, तो यहाँ पर ये कहाँ छुपते हैं, यहाँ तो ना जंगल है ना कोई पहाड़ है जहाँ पर ये जाकर छुप सकते हैं। तो इसीलिए पहाड़ों की अपनी इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी ने प्रतापगढ़ में अफजल खां तथा पुणे में शाइस्ता खां के विरुद्ध इस रणनीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किसका? गुरिल्ला युद्ध का। ठीक है, क्योंकि अफजल खान को जब शिवाजी ने मारा था वाघनख का इस्तेमाल करके, तो उसके बाद में उनकी सेना जो जंगलों में छुपी हुई थी, उस सेना ने अफजल खान की सेना को हरा दिया था गुरिल्ला युद्ध करके ही। ठीक है, बाकी पुणे में शाइस्ता खान के कैंप पर रात में अटैक कर दिया था, तो ये भाग गया था फिर, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। अब आगे समुद्र तट और नौसेना का क्या महत्व था वो ज़रा हम जान लेते हैं। तो पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा के लिए शिवाजी ने क्या किया था? नौसेना का गठन किया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत का यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, इधर ही की तरफ तो शिवाजी का एक्सपेंशन हो रहा था, उनका राज्य का विस्तार हो रहा था, तो उसकी सुरक्षा करनी थी, इसीलिए उन्होंने नौसेना बनाई। क्योंकि भारत के वेस्ट में क्या है? उसके वेस्ट में है यहाँ पर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है, इसीलिए नौसेना की ज़रूरत है। तो मराठों ने समुद्री व्यापार और तटीय क्षेत्रों की रक्षा की। ठीक है, उदाहरण क्या है यहाँ पर? जो कन्हौजी आंग्रे के बारे में हमने पढ़ा था, इन्होंने कुशल युद्ध नीति और समुद्री ज्ञान के बल पर कई सारे नौसैनिक युद्ध जीते। ठीक है, जो समुद्र में लड़े गए वो वाले युद्ध जीते कन्हौजी आंग्रे ने, और यूरोपीय शक्तियों को इन्होंने चुनौती दी। क्लियर हुआ? तो ये बात हमने अपनी मेन बॉडी की कर ली। अब वापस क्वेश्चन पे आओ, तो हमें ये विश्लेषण करना था, ये एनालाइज करना था कि भूगोल ने किस तरीके से मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया। ठीक है, यही तो हमें बताना था। तो हमने ये बताया कि दुर्गों का महत्व था, इसकी वजह से भी मराठे लंबे समय तक दुश्मनों से बच पाए। उसके बाद में सैन्य रणनीति में भूगोल की भूमिका थी, इसकी वजह से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। क्लियर हुआ? और फिर समुद्री तट और नौसेना का महत्व भी हमने बता दिया, क्योंकि समुद्री तट भी पूछा हुआ था। क्लियर? अब लास्ट में हम देंगे अपना कंक्लूजन कि अतः स्पष्ट है कि भूगोल मराठा साम्राज्य की सफलता का प्रमुख आधार था। ठीक है, पर्वतीय दुर्गों, गुरिल्ला युद्ध नीति तथा सशक्त नौसेना यानी कि ताकतवर एक पावरफुल नौसेना ने प्रभावी उपयोग से नौसेना के प्रभावी उपयोग से मराठों ने अपने राज्य की रक्षा की, उसका विस्तार किया और एक सुदृढ़ यानी कि एक पावरफुल और एक संगठित शासन उन्होंने स्थापित कर पाया। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है उसमें हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमने अपने पूरे आंसर में लिखा था, मतलब उसका सार लिखते हैं, उसकी समरी हम अपने कंक्लूजन में डालते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका पूरा एक लॉन्ग आंसर तैयार हो गया। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो, जैसे शॉर्ट में पूछा गया है, तो शॉर्ट में भी आप इसी में से ही लिख सकते हो, कुछ कुछ पॉइंट्स उठाकर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप विद्यार्थियों के लिए किसी मराठा नेता की संक्षिप्त जीवनी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जीवनी मतलब बायोग्राफी होता है, मतलब हम किसी के लाइफ के बारे में कोई और जब लिखता है। क्लियर हुआ? तो वो जीवनी है। तो किसी एक व्यक्तित्व को हमें उठाना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4-5। तो कन्हौजी आंग्रे हैं एक हैं बाजीराव प्रथम, एक है महदजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर और ताराबाई। इनका चयन हमें करना है और उनकी प्रेरणादायक विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थीं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, और 3-4 अनुच्छेद लिखने हैं, मतलब 3-4 पैराग्राफ लिखने हैं। अब पैराग्राफ यहाँ पर बोला गया है तो आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना होगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपकी हेडिंग भी डाल दी है, और इसके आगे एक ताराबाई का भी आंसर मैंने लिखा है, तो उसमें मैंने पैराग्राफ वाइज यहाँ पे आपके लिए ये आंसर जो है वो लिख दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हेडिंग ही डाल दी है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाती है हेडिंग। ठीक है, पैराग्राफ में अगर हेडिंग डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा आंसर और ज़्यादा उभर कर सामने दिखाई देता है, और जीवनी में हम ये सब लिख सकते हैं। ठीक है,
और किसी एक चुनौती का हमें वर्णन करना है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, कन्हौजी आंग्रे के बारे में चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम एक पूरा लॉन्ग आंसर नहीं बना पाएंगे। न बाजीराव प्रथम के बारे में इतना कुछ दिया हुआ है, महादजी शिंदे के बारे में भी नहीं दिया हुआ है इतना कुछ, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है, शॉर्ट आंसर लिखा जा सकता है। बाकी अहिल्याबाई होलकर और ताराबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में चैप्टर में डिटेल में लिखा भी हुआ है, तो मैंने इन दोनों को ही इन दोनों के लिए ही आपके लिए आंसर बना दिया है। आप इनमें से एक को लिख लेना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अहिल्याबाई होलकर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ताराबाई के बारे में भी डाल दिया है। तो पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो और इसके अलावा पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो बात करते हैं सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर की, ठीक है। तो इनके जीवन परिचय की बात करें तो अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महिला शासिका तथा होलकर राजवंश की उत्तराधिकारिणी थी, ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारिणी यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमने देखा कि होलकर राजवंश की थी ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। और इनके पति की और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक धैर्य, बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ में शासन किया और अपनी प्रजा के हित का सर्वोच्च महत्व दिया, ठीक है। ये इनके जीवन के बारे में हमने बता दिया। अब पूछा गया था इनकी प्रेरणादायक विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं क्या क्या थी कि इन्होंने धैर्य और साहस रखा, ठीक है, पेशेंस रखा इन्होंने, और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया और सफलतापूर्वक इन्होंने शासन किया। जन कल्याण की भावना थी इनके अंदर में, उन्होंने प्रजा के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ठीक है, ये इनकी विशेषता हो गई। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण इन्होंने किया और केदारनाथ से रामेश्वरम तक अनेक मंदिरों, घाटों, कुओं और मार्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब कि दोबारा से उनको रिपेयर करवाना, ठीक है। तो उदाहरण क्या है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। क्लियर? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था और इसको जो है वो मोहम्मद गजनी ने या महमूद गजनी ने लूट लिया था और उसकी तोड़फाड़ करी थी सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। बाकी कला और उद्योग का संरक्षण इन्होंने किया। इन्होंने महेश्वर के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया और ये हमने पढ़ रखा है चैप्टर में, हमें यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल्स देकर अपना आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो महेश्वर का हथकरघा उद्योग था, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, पारंपरिक हथकरघा शिल्प को पुनर्जीवित किया और ये सब आज भी फल फूल रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इनकी क्या चुनौती थी और उस पर विजय, इन्होंने कौन सी चुनौती पर विजय प्राप्त की थी। तो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी पति और पुत्र की मृत्यु। क्लियर हुआ? तो इस कठिन परिस्थिति के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने धैर्यपूर्वक शासन संभाला और राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया। अच्छे से उन्होंने राज्य चलाया, प्रजा के हित में काफ़ी सारे काम भी किए थे और यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी, ठीक है, कि इनके पति पुत्र की मृत्यु के बाद में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से शासन किया, यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। क्लियर हुआ? बाकी अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन है कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें साहस, सेवा, न्याय और जन कल्याण की प्रेरणा देता है। उन्होंने सिद्ध किया कि एक सक्षम और संवेदनशील शासक, ठीक है, संवेदनशील यानी कि दूसरों के दुखों को समझने वाला या जनता के दुखों को, प्रॉब्लम्स को समझने वाला शासक, ठीक है। तो यहाँ पर शासक हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो उन्होंने सिद्ध किया कि एक सक्षम और संवेदनशील शासक अगर कोई है तो वो अपने कार्यों से समाज और संस्कृति दोनों का विकास कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने काफ़ी ज़्यादा विकास के काम किए हो। ओके, ठीक है। तो ये हमारा अहिल्याबाई होलकर के बारे में कंप्लीट हुआ। हमें जीवनी लिखनी थी, हमने लिख दी। उनकी विशेषताओं की बात हमें बतानी थी और चुनौती बतानी थी जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो इसके अलावा एक ताराबाई के बारे में और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आपको जो सारे के सारे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक के बारे में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 के बारे में लिख दिया है, या तो आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में लिख सकते हो या फिर ताराबाई के बारे में, ठीक है। तो ताराबाई के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो, इसको PDF में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते
देखते हैं कि यदि आपको आज किसी एक मराठा दुर्ग जैसे कि रायगढ़, सिंधुदुर्ग, जिंजी या प्रतापगढ़ इनको देखने का आपको मौका मिले तो आप किस दुर्ग को चुनोगे और क्यों चुनोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, हमें रीज़न भी बताना है। उसके इतिहास, वास्तुकला और सामरिक महत्व का अध्ययन हमें करना है। ठीक है, जैसे हमने रायगढ़ दुर्ग उठा लिया तो रायगढ़ का इतिहास हमें बताना होगा, उसकी वास्तुकला कैसी है, मतलब कि वो किस तरीके से बनाया गया है। जो पूरा हम बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनाने की कला होती है, इमारत बनाने की कला होती है वास्तुकला, तो किस तरीके से बनाया गया है वो बताना है। सामरिक महत्व बताना है, मतलब कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस किस तरीके से थी, मतलब युद्ध वगैरह में किस तरीके से इसका महत्व रहता था वो हमें बताना होगा। और कक्षा में अपने निष्कर्षों को डिजिटल या पोस्टर रूप में आपको प्रस्तुत करना है, वो आप अपनी क्लास में करना। पोस्टर जैसे कि आप ऐसे बना सकते हो कि रायगढ़ का आपने यहाँ पर बीच में बना दिया, एक किला बना दिया और उसके चारों तरफ आपने उसकी विशेषताएं लिख दी। ठीक है, माइंड मैप के रूप में। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप उसकी विशेषता लिख सकते हो, या फिर आप बीच में फ़ोटो चिपका सकते हो, तो वो पोस्टर हो जाएगा रेडी। बाकी मैंने यहाँ पर आपके लिए चारों के चारों दुर्ग के बारे में लिख दिया है। आपको जो बढ़िया लगे आप उस दुर्ग के बारे में देख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना एक ही दुर्ग के बारे में है, या तो रायगढ़ या सिंधुदुर्ग या जिंजी या प्रतापगढ़। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया सिंधुदुर्ग के बारे में या प्रतापगढ़ के बारे में, तब कैसे लिखोगे, इसी वजह से मैंने चारों के चारों के बारे में लिख दिया है, तो आप देख सकते हो। तो हम एक देख ले रहे हैं रायगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो आप इस तरीके से शुरू करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि अगर मुझे किसी एक मराठा दुर्ग को देखने का अवसर मिले तो मैं रायगढ़ दुर्ग का चयन करूंगा या करूंगी, क्योंकि यह मराठा साम्राज्य की राजधानी था, है ना। और यहीं पर 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया, इसीलिए हम इसको चुनेंगे, वरना जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो हम उसे क्यों ही चुनेंगे, राइट। अब रायगढ़ दुर्ग का हमको इतिहास बताना है, क्योंकि इतिहास पूछा गया था क्वेश्चन में। तो रायगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। सारा का सारा प्रशासन यहीं से देखा जाता था और राजनीतिक केंद्र था, क्योंकि ये कैपिटल थी, राजधानी थी मराठों की। क्लियर हुआ? राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने यहीं से अपने शासन का संचालन किया और स्वराज्य को सुदृढ़ बनाया। ओके, यही कारण है कि रायगढ़ मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जाता है। तो एक ऐसा दुर्ग जो मराठों की शक्ति बता रहा है, तो उसको हम इसीलिए ही देखना चाहेंगे। ठीक है, ये हमने इसके इतिहास के बारे में बता दिया। अब इसकी वास्तुकला क्या है वो हम बता देते हैं कि ये कैसा दुर्ग है। एक सुदृढ़, एक मजबूत पर्वतीय दुर्ग है, पर्वत पर बनाया गया है। इसका विशाल प्रवेश द्वार जो है और ऊंची दीवारें और दुर्गम स्थान, क्योंकि पहाड़ पर बनाया गया है तो पहाड़ पर यहाँ तक जाने के लिए काफ़ी पतले पतले रास्ते होंगे। ठीक है, और बीच में जंगल भी पड़ेंगे, तो दुर्गम स्थान है। ओके, इसे शत्रुओं के लिए जीतना कठिन बनाते थे। इस तरीके से इसकी वास्तुकला है। और इसकी प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत निर्माण इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी के लिए उपयुक्त बनाते थे। प्राकृतिक सुरक्षा तो अपने आप है, क्योंकि पहाड़ है, जंगल है, तो प्रकृति खुद ही सुरक्षा दे रही है। ठीक है, ये हमने इसकी वास्तुकला बता दी। अब इसका सामरिक महत्व क्या था, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या थी, मतलब युद्ध वगैरह में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो मराठों के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रायगढ़ दुर्ग ने मराठों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान की तथा सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। इसकी मजबूत स्थिति के कारण मराठा साम्राज्य लंबे समय तक सुरक्षित रहा और शिवाजी महाराज अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सके। ठीक है, और ये सारी बातें होंगी इसके स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस में। समझाने वाली बात ऐसी कोई है नहीं है। तो बाकी यहाँ पे अब आप कंक्लूजन दोगे कि रायगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य की स्वराज्य क्या था, स्वराज्य मतलब था कि हम अपना खुद, मराठे जो हैं वो एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, खुद से हम शासन करना चाहते हैं, कोई बाहरी शक्ति हम पर शासन ना करे, ये चीज़ थी स्वराज्य। वीरता का भी ये प्रतीक है और गौरव का प्रतीक है। इसके इतिहास, वास्तुकला और सामरिक महत्व का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व और मराठा साम्राज्य की जो महान उपलब्धियां थी वो क्या क्या हैं। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या क्या पूछा गया था वापस देखो। एक मराठा दुर्ग को आपको चुनना है, देखने का मौका आपको मिल रहा है, आप किसको चुनोगे और क्यों चुनोगे, हमें उसके इतिहास के बारे में बताना था, हमने बताया, वास्तुकला के बारे में बताना था वो भी बताया, और सामरिक महत्व की भी बात करनी थी वो भी कर ली। ठीक है, ये हुआ आपका रायगढ़ दुर्ग का काम तमाम। अब आगे सिंधु दुर्ग, जिंजी दुर्ग या प्रतापगढ़ दुर्ग हैं। अगर आपको इनमें से कोई लिखना है तो वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, बाकी सिंधु दुर्ग के बारे में लिख लेना। ठीक है, और इसकी वास्तुकला अलग है क्योंकि ये एक समुद्र के तट पर लोकेटेड है, नौसैनिक दुर्ग है, ये पर्वतीय दुर्ग नहीं है, नौसेना के लिए बनाया गया था ये। क्लियर हुआ, बाकी ऐसा कोई अलग से पॉइंट इसमें नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, और चैप्टर में ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है तो इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट रहा है। ठीक है, आगे जिंजी दुर्ग के बारे में जो है वो साउथ इंडिया में था, और राजा राम जो थे वो जिंजी दुर्ग चले गए थे, ये हमने देखा था। ठीक है, और ये भी पर्वतीय दुर्ग ही है, ये क्लियर हुआ आपको। बाकी देखते हैं फिर आगे है प्रतापगढ़ दुर्ग, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे कि शिवाजी ने अफजल खान को जो मारा था उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे देना, तो पढ़ लेना इनको। जो भी है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो याद कर सकते हो, और बाकी एग्जाम में अगर चारों में से किसी एक को पूछ लिया गया, ऑप्शन नहीं दिया गया, फिर क्या करोगे, इसीलिए मैंने चारों के बारे में डाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अध्याय में लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों या किसी भी अन्य शक्ति से अधिक मराठों से छीना। ठीक है, ये हमने बाकायदा लाइन पढ़ी थी चैप्टर में। आपके विचार में इस लाइन का मतलब क्या है ये बताना है। अध्याय में दिए गए कौन से प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं, तो देख लेते हैं कि इस कथन का मतलब क्या है यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि जब अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित कर रहे थे ना, तब भारत के अधिकांश भागों पर जो है वो मराठों का प्रभाव था और उन्हीं का नियंत्रण था, और इसीलिए अंग्रेजों को भारत का सबसे बड़ा भाग जो है वो मराठों से प्राप्त हुआ था, क्योंकि भाई जिसके पास में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा होगी उसके कब्जे में, तो उसी से ही तो दूसरा इंसान सबसे ज़्यादा ले पाएगा ना। और मुगल जो थे वो उस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी छोटा साम्राज्य रह गया था इनका, तो ना कि मुगल और ना ही किसी अन्य भारतीय शक्ति से इन्होंने, तो सबसे ज़्यादा मराठों से इन्होंने भारत को लिया था। ठीक है, अब इस विचार के समर्थन में प्रमाण क्या है ये हमें बताने हैं। तो मराठों का विशाल साम्राज्य प्रमाण है। मराठों ने उत्तर, मध्य, पश्चिम भारत के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, ये जैसे इंडिया का मैप है इधर पूरा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, यहाँ पे पश्चिम भारत में इनका जो है काफ़ी बड़ा साम्राज्य देखने को मिला मराठों का। ठीक है, जिससे वे उस समय की प्रमुख भारतीय शक्ति बन गए। तो जब इनका एक बड़ा भाग पर नियंत्रण है तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज इन्हीं से ही तो भारत को लेंगे। ठीक है, फिर मुगल सत्ता को इन्होंने चुनौती दी थी। मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और एक सशक्त तथा प्रभावी शासन इन्होंने स्थापित किया। सशक्त मान के वही पावरफुल, शक्तिशाली शासन इन्होंने स्थापित किया था। और उसके अलावा मुगल्स जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे, छोटा सा एरिया इनके पास में रह गया था, इसीलिए मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने भारत को हासिल किया था। तो मुगलों को चुनौती दी थी, इसीलिए मराठों का राजनीतिक प्रभाव पूरे भारत में बढ़ गया था, और दिल्ली पर मराठों का प्रभाव देखने को मिलता है। महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर दोबारा से अधिकार कर लिया था, और कई वर्षों तक वहां उनका प्रभाव बना रहा था। ये पॉइंट हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हमें पता चलता है चैप्टर से कि 1775 से 1818 के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, मतलब अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में युद्ध हुए थे 3। ठीक है, इसमें विजय प्राप्त करने के बाद ही अंग्रेज़ भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। शुरुआत में तो अंग्रेज हार रहे थे ये युद्ध, लेकिन बाद में वो जीत गए थे, क्योंकि 3 युद्ध हुए हैं ना, तो बाद में जीत गए थे और मराठों को उन्होंने हरा दिया था। तो ये हमने अपने प्रमाण दे दिए। अब हमें कंक्लूजन लिखना है कि अतः यह कथन स्पष्ट करता है, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था, कि अंग्रेजी शासन की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा शक्ति जो थी वो मराठा शक्ति ही थी। ठीक है, मराठों की पराजय के बाद ही अंग्रेज भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सके। ये क्लियर हुआ आपको। वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को मुगलों या किसी भी अन्य शक्ति से अधिक मराठों से छीना, इसका हमें अर्थ बताना था और प्रमाण देने थे। ठीक है,
तो ये हमने सारी की सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, तुलना कीजिए कि शिवाजी और उत्तरवर्ती मराठों ने धार्मिक स्थलों और विभिन्न धर्म के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। इस अध्याय में कौन सा प्रमाण धार्मिक विविधता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक तो शिवाजी के व्यवहार के बारे में बताना है और शिवाजी के बाद जो उत्तरवर्ती मराठे थे, उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाले जो थे, उन्होंने धार्मिक स्थलों और अलग अलग जो धर्म के लोग थे उनके साथ में कैसा व्यवहार किया था वो हमको बताना है। ठीक है, और हमारे चैप्टर में क्या क्या बातें इससे रिलेटेड बोली गई हैं, धार्मिक विविधता के प्रति जो इन लोगों के दृष्टिकोण थे शिवाजी के और उत्तरवर्ती मराठों के, वो हमें साथ के साथ मेंशन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि छत्रपति शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता, न्याय, धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान रखा था। ठीक है, न्याय की बात करते थे, मानवीय मूल्यों पर आधारित शासन इन्होंने स्थापित किया था। उत्तरवर्ती मराठों ने भी अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक काम किए थे। बाद के मराठे जो आए थे वो भी ये सारे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ घटनाओं में उनका व्यवहार शिवाजी के आदर्शों से भिन्न दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि पेशवा वगैरह आते हैं तो उन लोगों के जो काम थे वो शिवाजी के मूल्यों के, शिवाजी के आदर्शों से थोड़े से अलग थे, बिल्कुल विपरीत थे। ये चैप्टर में हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है शिवाजी का दृष्टिकोण क्या है। तो शिवाजी जो थे वो धर्मनिष्ठ हिंदू थे। धर्मनिष्ठ मतलब कि अपने धर्म का अच्छे से पालन करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा धर्मनिष्ठ होने के बाद भी ये अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। ये भी लाइन हमने पढ़ी थी चैप्टर में। उन्होंने क्या क्या किया था, सूरत पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने धार्मिक स्थलों को कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और दानवीर मोहनदास पारेख के घर की उन्होंने रक्षा करी थी, उसकी लूटपाट उन्होंने नहीं करी थी। उन्होंने डच व्यापारियों द्वारा भारतीय दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ये जो डच व्यापारी थे ये भारतीयों को बेच रहे थे, खरीद रहे थे, इस तरीके से काम चल रहा था। ठीक है, गुलाम व्यापार कर रहे थे ये, तो इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, जिससे उनकी मानवीय और न्यायप्रिय नीति स्पष्ट होती है कि वो अपनी जनता के बारे में भी सोचते थे। ठीक है, उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब कि टूटे फूटे जो मंदिर थे उनका दोबारा से निर्माण करवाया, उनकी मरम्मत करवाई और संस्कृत और मराठी साहित्य, धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक कलाओं को उन्होंने संरक्षण दिया, मतलब कि इन सभी का भी उन्होंने डेवलपमेंट करवाया। क्लियर हुआ, ये हो गया शिवाजी का दृष्टिकोण। अब है उत्तरवर्ती मराठों का दृष्टिकोण। तो ये किस तरीके से काम कर रहे थे वो देख ले रहे हैं। हमने पढ़ा था नागपुर के भोसले शासक जो थे उन्होंने पुरी में, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूजा को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, हमने टेम्पल की फ़ोटो देखी थी, हमने भगवान जगन्नाथ की भी फ़ोटो देखी थी। क्लियर। आगे अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और देश भर में मंदिरों, घाटों, कुओं और मार्गों का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तंजावुर के मराठा शासकों ने तमिल, तेलुगु, मराठी संस्कृतियों के समन्वय को बढ़ावा दिया। समन्वय मतलब कि इनका मेल जोल जो हो रहा था, ठीक है, ये सारी की सारी संस्कृतियाँ आपस में जो मिल रही थी उस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया तंजावुर के मराठों ने। ठीक है, और कला, साहित्य और संगीत और भरतनाट्यम जैसी परंपराओं का इन्होंने संरक्षण भी किया था। एक हमने तंजावुर की पेंटिंग भी देखी थी जो मराठों के टाइम पर डेवलप हुई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, हालांकि एक जो पॉइंट है यहाँ पर वो अब उल्टा पॉइंट है कि बंगाल में मराठों का 10 वर्षीय अभियान चला था। ठीक है, युद्ध जो चला हुआ था उसमें जनता के लिए बहुत ज़्यादा क्रूरता वहाँ पे दिखाई गई थी, विनाशकारी सिद्ध हुआ था वो जनता के लिए, जो शिवाजी के आदर्शों से भिन्न था। क्योंकि शिवाजी हमेशा बोलते थे कि जनता का कल्याण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बंगाल में जो मराठे अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसमें वो जनता के प्रति क्रूरता दिखा रहे हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन है कि इस प्रकार मराठा शासन से स्पष्ट होता है कि एक आदर्श शासन केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि संस्कृति, समाज और नैतिक मूल्यों के संरक्षण से भी महान बनता है। ठीक है, मतलब अगर महान बनना है किसी साम्राज्य को तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसकी सैन्य शक्ति ही जो है वो सबसे मजबूत हो, बल्कि वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर भी महान बन सकता है। ठीक है,
बाकी आपको ना पैराग्राफ चेंज करके ही ये सारी चीज़ें लिखनी है, और इसी तरीके से मैंने इस बार यहाँ पे नोट्स बनाए हैं पैराग्राफ चेंज करके, ताकि आपको समझ आए। आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिख रहा है, यहाँ से गैप मैंने छोड़ा हुआ है, इसी तरीके से पैराग्राफ चेंज किया जाता है, तो अलग से पता चल रहा है कि ये कंक्लूजन की बात हो रही है, और इसके साथ में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या किया, जो चैप्टर में प्रमाण दिए गए थे धार्मिक विविधता के प्रति उनके दृष्टिकोण के, वो हमने इसी के साथ में मिला दिया है, मेन आंसर के साथ में ही, क्योंकि अलग से ये चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें प्रमाण जो देने हैं वो इसी से रिलेटेड देने हैं, वरना अगर हम इसको अलग से लिखेंगे ना तो फिर वो चीज़ रिपीटेड लगेगी, और रिपीटेड आंसर बहुत ख़राब लगता है, नंबर भी कट जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इस अध्याय में वर्णित है कि मराठों के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला थे। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे जो दुर्ग थे? उन्होंने मराठों को शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने में किस प्रकार से सहायता करी थी, वो हमको यहाँ पे बताना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मराठा साम्राज्य की सफलता का प्रमुख आधार उनकी सुदृढ़ दुर्ग व्यवस्था थी। पर्वतीय और समुद्री दुर्गों ने मराठों को, क्योंकि मराठों ने पर्वतीय दुर्ग भी बनाए थे, समुद्री दुर्ग भी काफ़ी 100 दुर्ग बनवाए थे। ठीक है, जिसमें एक सिंधु दुर्ग भी था। तो उन्होंने मराठों को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि प्रशासन, सैन्य संगठन, ठीक है, सैन्य संगठन मतलब सेना रखने की जगह मिली, सेना को रहने की वहाँ पे जगह मिली, और राज्य के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका दुर्गों ने निभाई थी। ठीक है, अब मराठों के लिए दुर्गों का महत्व क्या था वो हमें बताना है। तो दुर्ग संकट के समय मराठा शासकों और सेना के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल का कार्य करते थे। मतलब कि अगर दुश्मन ने अटैक वगैरह कर दिया है तो दुर्ग के अंदर ये सेना वगैरह, शासक वगैरह सुरक्षित रह सकते थे। आश्रय स्थल है मतलब रहने की जगह है। ठीक है, इन्हें महत्वपूर्ण मार्गों और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए, इनसे, ये जो दुर्ग हैं इनसे हम जो महत्वपूर्ण मार्ग थे और आसपास के क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण और नज़र बनाए रखते थे, क्योंकि दुर्ग जो है वो यहाँ पर ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई दुश्मन आएगा तो यहाँ से पहले ही देख लिया जाएगा, तो नज़र बनाई जा सकती थी। दुर्गों में सेना, हथियार, खाद्यान्न मतलब खाने का सामान और अन्य आवश्यक सामग्री सुरक्षित रखी जाती थी, और ये सब तो जो है वो बल्क में रखा जाता था, काफ़ी सारी मात्रा में रखा जाता था, ताकि कमी ना पड़े, और दुश्मन ने अगर घेर लिया हो तो ये इनसे जो है वो काम चल सके लंबे समय तक के लिए। ठीक है, अब उदाहरण क्या है दुर्ग का? रायगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य की राजधानी था, जबकि सिंधु दुर्ग ने समुद्री सीमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया, और एग्जाम्पल देने से हमारा जो आंसर है वो और अच्छा दिखने लगता है। हम प्रमाण देते हैं इस चीज़ का कि हाँ, जो हम बात कह रहे हैं वो एग्जैक्टली और रियल में एग्जिस्ट करती है वो। ठीक है, अगला, शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सहायता किस तरीके से की थी दुर्गों ने? तो दुर्गों की जो प्राकृतिक स्थिति थी, ठीक है, पहाड़ों वगैरह पर ये लोकेटेड हैं, समुद्र के किनारे लोकेटेड हैं, और उनके आसपास में जंगल हैं, मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं, उसके कारण शत्रुओं के लिए उन पर विजय प्राप्त करना था कठिन। ठीक है, मराठा सैनिक दुर्गों को आधार बनाकर गुरिल्ला युद्ध करते थे, क्योंकि जब गुरिल्ला युद्ध करते थे तो उनके लिए रहने की जगह, खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी वो यहीं दुर्गों में ही होती थी फिर। ठीक है, और अवसर मिलते ही अचानक आक्रमण करके सुरक्षित लौट जाते थे। औरंगजेब ने अनेक मराठा दुर्गों पर अधिकार करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन मराठों ने उनकी दृढ़ता से रक्षा की। ठीक है, औरंगजेब जो है वो मराठों को हरा नहीं पाया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया। ओके, उदाहरण क्या है? जिंजी दुर्ग, जो कि साउथ इंडिया में था, तमिलनाडु में था। ठीक है, उसने राजा राम को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। राजा राम अपनी सुरक्षा के लिए चले गए थे ना वहाँ पे, और राजा राम कौन थे? ये शिवाजी के बेटे थे, संभाजी के बाद में ये छत्रपति बनते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ था, मराठे मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रख सके, और औरंगजेब लंबे समय तक उन्हें पूरी तरीके से पराजित नहीं कर सका, और औरंगजेब दक्कन में ही मर गया था, वो वापस लौट नहीं पाया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है प्रतापगढ़ दुर्ग का, तो उसके पास में शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति से अफजल खां को पराजित किया। ठीक है, ये सारी बातें वही हैं जो बार बार लौट कर आ रही हैं हर आंसर में।
क्योंकि गिने चुने ही एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हमें वही चीज़ डालनी पड़ रही है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन है कि इस प्रकार दुर्गों ने मराठों को विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब ऐसी परिस्थितियां जो मराठों के हित में नहीं थी, है ना, कठिन परिस्थितियां थीं, तो उसमें भी आत्मविश्वास के साथ में संघर्ष करने की शक्ति दी दुर्गों ने। और इन्हीं के कारण वे अपने स्वराज्य की रक्षा करते समय मुगलों जैसी शक्तिशाली शत्रुओं का लंबे समय तक वो सफलतापूर्वक सामना कर सके। दुर्ग ही इसकी वजह रहे जिसकी वजह से मराठी सुरक्षित रह सके। क्लियर हुआ ये आपको? वापस से क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि दुर्ग राज्य की आधारशिला थी, ये बात है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों थे, इनका महत्व यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है, और उन्होंने मराठों को शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने में किस प्रकार सहायता की, तो वो सहायता यहाँ पे हमने बता दी। काम खत्म, लास्ट में कंक्लूजन दिया और ये हुआ आंसर पूरा। ठीक है, साथ के साथ अपने एग्जाम्पल्स भी डाले ताकि हमारा आंसर और अच्छा दिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपको मराठा सिक्कों का मुख्य अभिकल्पक मतलब डिज़ाइनर नियुक्त किया गया है, मतलब सिक्के डिज़ाइन करने का काम आपको दिया गया है। तो एक ऐसे सिक्के का आपको रूपांकन करना है, एक ऐसा सिक्का आपको डिज़ाइन करना है जो मराठा उपलब्धियों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, उस सिक्के में मराठा की उपलब्धियाँ दिखाई दें, जैसे कि स्वराज्य वाली उपलब्धि और अलग अलग युद्धों को जीतने की उपलब्धि, नौसेना को स्थापित करने की उपलब्धि, ये दिखाई दे उसमें, और मूल्य भी उनके दिखाई दें उसमें। ठीक है, तो अपने द्वारा चुने गए प्रतीकों की आपको व्याख्या भी करनी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपके लिए एक इमेज मैंने डाल दी है। ठीक है, और AI से बनाकर डाली है ये मैंने, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। तो इमेजिनेशन करने के लिए आप एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, कि आप अगर सिक्का बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालोगे। तो ये तो सामने का भाग यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फ्रंट साइड है ये, और ये पीछे का भाग है सिक्के का। ठीक है, तो सामने यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये दुर्ग देखने को मिल रहा है ना। सामने आप यहाँ पे दुर्ग डाल सकते हो, दुर्ग की फ़ोटो लगेगी, उसके ऊपर इनका जो झंडा था मराठों का वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्वराज्य इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, वो आप डाल सकते हो। और नौसेना इन्होंने स्थापित की थी, तो यहाँ पे समुद्र बना दिया गया और उसके ऊपर में नाव बनाई गई है। यहाँ पे उगता हुआ सूरज दिखाया गया है, जो कि मराठों की बढ़ती हुई पावर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो वाघनख है जिससे अफजल खान को मारा था, तो वो वाघनख जो है वो उनकी वीरता को दिखाता है, शिवाजी महाराज की। ठीक है, तो अच्छे से इमेज आपने देख ली। अब इसी के बेसिस पर आप अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम अपना आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्के का रूपांकन करके आप हेडिंग डालोगे। तो क्योंकि ये इमेजिनरी आंसर है और आपको डिज़ाइन करनी है सिक्के की, इसीलिए यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो सिक्के का रूपांकन शुरू करते हैं। सामने का भाग किस तरीके से होगा, तो सामने के भाग में एक सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग अंकित होगा, जो मराठा राज्य की आधारशिला, उसकी सुरक्षा और सामरिक शक्ति का प्रतीक होगा। सामरिक शक्ति मतलब कि उस समय की जो शक्ति है मराठों की, जो स्ट्रैटेजिक पावर है इनकी, कि ये जो हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ में हर चीज़ करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो इनकी शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है दुर्ग की वजह से। दुर्ग के ऊपर भगवा ध्वज लहराया हुआ दिखाया जाएगा। तो भगवा ध्वज जो होता है वो ऑरेंज टाइप से होता है, ऑरेंज कलर टाइप से, जैसे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है भगवा कलर, तो ये उसके ऊपर लहराया जाएगा, जो साहस, स्वाभिमान, एकता और स्वराज्य की भावना को दर्शाएगा। अब यहाँ पे हम जो बता रहे हैं कि सिक्के पर क्या क्या होना चाहिए, उसको हम साथ के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रतीकों की व्याख्या के बारे में बात कही गई थी ना, तो वो चीज़ यहाँ पे हम व्याख्या उसकी करते चल रहे हैं। तो ये भगवा ध्वज ये सारी चीज़ों को बताता है और एकता को भी बताता है, क्योंकि सभी मराठों ने इस भगवा ध्वज को अपनाया था। ठीक है, और दुर्ग के नीचे स्वराज्य शब्द देवनागरी लिपि में लिखा होगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वतंत्र शासन और भारतीय सांस्कृतिक पहचान और विदेशी प्रभाव से अलग अपनी पहचान स्थापित करने के संकल्प को प्रकट करेगा। क्योंकि स्वराज्य का मतलब ही होता है खुद का शासन, और भारतीय सांस्कृतिक पहचान इसीलिए क्योंकि ये फारसी लिपि में नहीं लिखा जा रहा है स्वराज्य, ये हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। ठीक है, और मराठी भाषा में भी लिख सकते हैं। क्लियर, और विदेशी प्रभाव जो है उससे अलग इनकी अपनी पहचान वहाँ पे देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है,
ये हमने सामने के भाग की बात कर ली। अब पीछे के भाग की बात कर ले रहे हैं। तो पीछे का भाग किस तरीके से होगा, सिक्के पर उगता हुआ सूर्य अंकित होगा। ठीक है, आपने इमेज देख ही ली है, आप आसानी से लिख पाओगे उसको। जो मराठा साम्राज्य के निरंतर विस्तार को, उसकी प्रगति को, उसके उज्जवल भविष्य का प्रतीक होगा। उज्जवल भविष्य यानी कि एक अच्छा भविष्य उनका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सूर्य के नीचे मराठा नौसेना का जहाज बनाया जाएगा, जो भारत की पहली संगठित स्थायी नौसेना समुद्री सुरक्षा और व्यापार की रक्षा में मराठों की ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाएगा। तो हमने ये जहाज क्यों बनाया, उसकी हमने यहाँ पे व्याख्या कर दी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन हमने यहाँ पे कर दिया है। आगे जहाज के नीचे हम बनाएंगे वागनक, या फिर हम तलवार भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को, उनके साहस को और गुरिल्ला युद्ध कौशल का प्रतीक होगा। ठीक है, ये हुआ। अब लास्ट में ना 2 लाइन में कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से यहीं पर आंसर ख़त्म करना ठीक नहीं लगेगा। हमने इंट्रो नहीं दिया वो तो चलेगा, क्योंकि इमेजिनरी क्वेश्चन है। लेकिन ये जो हमने अपने सिक्के के बारे में बताया है कि आगे की साइड पर क्या होगा, पीछे की साइड पर क्या होगा, तो हमें 2 लाइन में एंड भी तो करना होगा ना, कि इस प्रकार ये सिक्का मराठा साम्राज्य की वीरता को, स्वराज्य को, सामरिक और नौसैनिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक होगा। तो इसीलिए लास्ट में ये 2 लाइन आप लिख सकते हो, इससे आंसर की एंडिंग बढ़िया होगी। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल और 8th नंबर का क्वेश्चन है कि मराठा काल की इस भूमिका का अध्ययन करने के पश्चात, जो पूरा मराठा साम्राज्य हमने पढ़ा, मराठा काल पढ़ा, उसके बाद में आपके विचार में भारतीय इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, ये आपको बताना है। तो आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट योगदान इनका क्या रहा होगा? अध्याय से उदाहरण लेकर अपने विचार का समर्थन करते हुए एक अनुच्छेद हमें लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो अपने विचारों को सहपाठियों के साथ साझा कर उन पर आपको चर्चा करनी है, वो आपको अपने क्लासमेट के साथ में करना है। तो हमें किस चीज़ पर पैराग्राफ लिखना है, उदाहरण हमें देने हैं साथ के साथ में, और अपने विचार की बात करनी है कि उन्होंने क्या योगदान दिया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहता है उनका, ये बात हमें लिखनी है। तो ये लास्ट का आंसर आपको पूरा पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होगे कोई भी हेडिंग नहीं है यहाँ पर, तो यही होता है अनुच्छेद में लिखना। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप इसी तरीके से लिखना। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है वो हेडिंग्स लिखना बेस्ट रहता है, उससे आंसर एकदम उभर कर दिखता है। अब आप इसको देख पा रहे होगे, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये आपको क्या लग रहा होगा कि किताब जैसी छाप दी है, वही अगर हम इसको हेडिंग में लिखते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा ही अनुच्छेद में गया है, एक अनुच्छेद लिखना है। अब एक अनुच्छेद का मतलब ये नहीं है कि पूरी रामायण हम बिना पैराग्राफ चेंज करे इस तरीके से लिखते चले जाएं। ठीक है, मैंने अलग अलग पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर जो है वो लिख दिया है, ताकि थोड़ी सी तो सहूलियत लगे हमें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि मेरे विचार में भारतीय इतिहास में मराठों का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो थी उनकी स्वराज्य की स्थापना। ठीक है, तथा भारतीय सांस्कृतिक आत्मविश्वास का पुनर्जागरण था। मतलब कि जो भारतीय थे वो खुद में विश्वास करने लगे कि हम भी, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय अपने बल पर एक सशक्त, संगठित और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके उसका सफलतापूर्वक विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीयों के आत्मविश्वास है कि वो खुद एक पावरफुल राज्य की स्थापना कर सकते हैं, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उसका वो विस्तार भी कर सकते हैं और उस पर शासन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये स्वराज्य का इम्पोर्टेंस रहा और यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ने आगे चलकर जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा अंग्रेज़ों के समय, उन लोगों को प्रेरित किया था भारतीयों को। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, ये हमने बता दिया, और दुर्गों, गुरिल्ला युद्ध नीति और सुदृढ़ नौसेना के माध्यम से शक्तिशाली शत्रुओं का सफलतापूर्वक उन्होंने सामना किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी हमने डाल दिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए, दुर्ग बनाए थे, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी, नौसेना स्थापित करी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी राजमुद्रा पर, जो राजमुद्रा थी, एक ब्लैक कलर में हमने सील देखी थी, वो है उनकी राजमुद्रा, तो उस पर फारसी के स्थान पर उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया था। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राज्य व्यवहार कोष तैयार करवाया था, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डाल दिया यहाँ पे।
राज्य व्यवहार कोश में जो है वो संस्कृत और मराठी शब्द लिखे हुए थे, जो कि फारसी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी जगह पर वो लिखे गए थे उनके पर्यायवाची के रूप में। ठीक है, मतलब कोई अगर फारसी शब्द है, मान लो ये पुनर्निर्माण एक फारसी शब्द है, तो इसकी जगह पर हम संस्कृत में या मराठी में इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो चीज़ राज्य व्यवहार कोश में लिखी गई थी। ठीक है, खंडित मंदिरों का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, जो मंदिर तोड़ फोड़ करी गई थी वहाँ पे, और पारंपरिक कलाओं को संरक्षण दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। फिर जो उत्तरवर्ती मराठे थे, बाद के जो मराठे आए थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत के संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया। अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो उन्होंने फिर से वही चीज़, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए कि काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर और अनेक मंदिरों, घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि मराठों के संरक्षण में पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था पुनर्जीवित हुई। ठीक है, यहाँ पे जबकि हटाकर तथा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी मराठी ही तो थी इसीलिए, और मराठों के संरक्षण में पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था पुनर्जीवित हुई, इस तरीके से आप लिख देना। फिर है थंजावुर के मराठों के बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। तो उनके थंजावुर के मराठों ने एक समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का विकास किया। ठीक है, समन्वित सांस्कृतिक परंपरा क्या थी कि जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, जैसे कि तेलुगु संस्कृति, मराठी संस्कृति और तमिल संस्कृति, ये सब आपस में मिलकर एक मिक्स संस्कृति को जन्म देती हैं, तो वो चीज़ है। तो इसने कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम जैसी कलाओं को समृद्ध बनाया। ठीक है, इस प्रकार मराठों की यहाँ से अब हमारा कंक्लूजन है कि मराठों की उपलब्धियाँ केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं थी, कि उन्होंने सिर्फ युद्ध किया हो। ठीक है, ये सारी बातें नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को नई ऊर्जा दी, उन्हें आत्मविश्वास दिया और सांस्कृतिक चेतना दी। चेतना मतलब कि एक जागरूकता देना कि आप लोगों की खुद की संस्कृति है, उसके लिए आप लोगों को काम करना होगा। ठीक है, और यही भारतीय इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इसी के साथ में ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। तो क्या पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कि मराठा काल की इस भूमिका का अध्ययन करने के पश्चात आपके विचार में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था, और हमें उदाहरण लेने थे, हमने लिए, अपने विचार का समर्थन करते हुए हमें अनुच्छेद लिखना था, पैराग्राफ लिखना था, हमने लिख दिया। ठीक है, और अपने विचारों का अपने क्लासमेट्स के साथ में साझा करके उन पर आपको चर्चा करनी है, वो आप कर लेना। ठीक है, तो ये हुआ, ये वाला आंसर भी समाप्त। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हुए कंप्लीट यहाँ पर। बाकी इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या कोई टेस्ट होता है क्लास में, तो आप उसकी फ़ोटो खींचो। ठीक है, और फ़ोटो खींचकर आप उसी टेलीग्राम चैनल पर डालो। ठीक है, भारत द लर्निंग स्पॉट पीडीएफ जो अपना चैनल है वहाँ पर आप डालो, ताकि मैं उनको एनालाइज कर सकूँ और आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूँ। ठीक है, तो बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।